यो मैं सरेविज ऑफ द आइलैंड अपडेटेड शोडाउन पार्ट 12 में तुम सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा, शमन सभी मरे हुए ब्लैक्स वॉरियर्स को जिंदा कर देता है और ये सारा आर्डोनाई को भी जिंदा कर देता है। आर्डोनाई अच्छे से डोमिनेट करता है फाइट को, बट तभी उधर नाइट फॉक्स आके आर्डोनाई का एरो रोक देती है। तो अब आगे चैप्टर की स्टार्टिंग में आई है, नाइट फॉक्स से बोलती है, मदर आप यहाँ क्या कर रहे हो। नाइट फॉक्स आयन से बोलती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील किया था, एंड ऑफ कोर्स ये स्ट्रॉन्ग ऑरा आर्डोनाई का था और नाइट फॉक्स आर्डोनाई का एरो अपने हाथों से तोड़ देती है। स्टिल इसके हाथों से खून निकलता है क्योंकि वो एरो भी किसी नॉर्मल पर्सन का तो नहीं है ना। नाइट फॉक्स शैमन से बोलती है, ह्यूमन मुझे तेरे धोखाधड़ी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सच बता, क्या ये वही द बॉ गॉड लॉर्ड आर्डोनाई है। शैमन नाइट फॉक्स से बोलता है, हाँ ये वही है और तुम भी इनके सामने टिक नहीं पाओगी। नाइट फॉक्स बोलती है, अच्छा आयन और बिकिन पीछे हट जाए, वो गॉड लॉर्ड आर्डोनाई आपसे मिलना एक ऑनर की बात है, तो चलो लड़के देखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन। एंड फिर आर्डोनाई और नाइट फॉक्स की बैटल शुरू हो जाती है। पहले नाइट फॉक्स आर्डोनाई के बगल में आके 3-4 एरो उस पर चला देती है, एंड इस अटैक से आर्डोनाई डॉज कर लेता है और ये नाइट फॉक्स पर एरो चला देता है, एंड इस अटैक को नाइट फॉक्स भी डॉज कर लेती है। और ये दोनों लड़ तो ऐसे रहे कि विकी और आयन इन्हें बेरली ही देख पा रहे हैं, जैसे जिन और बेरो की फाइट हो रही थी फ्लैश में लाइनों में, वैसे ही लड़ रहे हैं भी। एंड आर्डोनाई और नाइट फॉक्स की बैटल देख के शैमन बोलता है, इतना तो एक्सपेक्टेड था कि नाइट फॉक्स आर्डोनाई से इजीली नहीं हारेगी। स्टिल नाइट फॉक्स तो कभी आर्डोनाई को नहीं हरा पाएगी क्योंकि वो अभी भी समन्ड सोल है एंड वो एंडलेसली और ऑफ हेल यूज कर सकते हैं। तो नाइट फॉक्स तुम्हें पता होना चाहिए उस आर्चर की स्ट्रेंथ जो अनलिमिटेड एरो यूज कर सकते हैं, एंड ये चीज नाइट भी समझ जाती है। नाइट फॉक्स समझ जाती है कि वो आर्डोनाई से दूर से ही लड़ेगी तो दिक्कत हो सकती है, तो उसे शॉर्ट में आगे लड़ना पड़ेगा उससे। नाइट फॉक्स मन में बोलती है, स्पीड स्ट्रेंथ स्पिन ये एक परफेक्ट आर्चर है जिसमें कोई फ्लॉ नहीं है, लेकिन 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 इनमें एक चीज की अभी भी कमी है और वो क्या है पता लगेगा हमें। फिर आर्डोनाई और नाइट फॉक्स के एरो आपस में टकराते हैं जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एंड इस ब्लास्ट की वजह से जो स्मोक आसपास फैला था उसमें से बाहर निकलती है नाइट फॉक्स, और नाइट फॉक्स सीधा आर्डोनाई की लात मारती है और इस किक से ऑफ कोर्स आर्डोनाई बच तो जाता है। फिर आर्डोनाई एक डैगर को निकालता है, वो सीधा नाइट फॉक्स पर अटैक कर देता है उस डैगर से, एंड इस अटैक से ऑफ कोर्स नाइट फॉक्स भी बेंड होकर बच जाती है, लेकिन आसपास के सारे पेड़ कट जाते हैं। फिर नाइट फॉक्स अपना डैगर निकाल के आर्डोनाई के डैगर पर फेंक के मारती है। फिर नाइट फॉक्स आर्डोनाई की लातों पर एक किक मारती है जिससे नाइट फॉक्स के लिए एक ओपनिंग बन जाती है, एंड फिर नाइट फॉक्स आर्डोनाई के मुंह पर अपना एरो चला देती है और ये अटैक काफी तगड़ा था जो तुम देख सकते हो। एंड नाइट फॉक्स थोड़ा पीछे हटती है। फिर नाइट फॉक्स आर्डोनाई से बोलती है, ग्रेट एंसेस्टर क्या मैं आपकी फाइटिंग स्पिरिट को नाकाम हो गई फील करने में क्योंकि आप अधमरे हो, या आप अपनी डिसेंडेंट को हार्म नहीं करना चाहते। नाइट फॉक्स की बात सुन के तुम समझ सकते हो कि आर्डोनाई ने खुद से ये अटैक डॉज नहीं किया। अगर तुम सोच रहे हो इसने डॉज क्यों नहीं करा तो वो अभी हमें पता लगेगा। एंड नाइट फॉक्स के अटैक से आर्डोनाई को हुआ तो भाई बहुत कुछ है, लाइक उसको ऑलमोस्ट राइट साइड का पार्ट खत्म हो चुका है। नाइट फॉक्स बोलती है, अभी भी मैं सिर्फ आपके लिए एक ही चीज कर सकती हूँ और वो ये है कि आपके इस फॉर्म को जल्दी से खत्म करना। फिर नाइट फॉक्स एक और एरो चलाती है आर्डोनाई पर और आर्डोनाई इस अटैक को खुद से ही डॉज नहीं करता, अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन नाइट फॉक्स एक चीज नोटिस करती है कि आर्डोनाई को कुछ तो अजीब सा हो रहा है और आर्डोनाई की बॉडी से एक आत्मा टाइप चीज बाहर आती है और इसकी बॉडी से मर्ज हो जाती है। और ये आत्मा वगैरह क्या चल रहा है हमें शैमन बताता है। शैमन बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि आर्डोनाई रीएनिमेशन स्पेल को रेजिस्ट कर लेगा, तो लेजेंड्स अलग होते हैं। लॉर्ड आर्डोनाई सिर्फ इतने से कुछ नहीं होगा, तो मैं अब अपनी फुल स्ट्रेंथ पर लड़ना होगा जब तक एनिमीज मेरे लिए थ्रेट ना रहे। तो शैमन का मतलब ये है कि जो इसने स्पेल किया था उससे आर्डोनाई रेजिस्ट कर रहा था, तभी उसने नाइट फॉक्स के अटैक को डॉज नहीं किया था। इन शॉर्ट तुम इसे ओरोचिमारू का रीएनिमेशन जुत्सु की कॉपी बोल सकते हो। जैसे इताची ने रेजिस्ट कर लिया था वैसे ही इस भड़वे ने भी आर्डोनाई ने कर लिया था। फिर आर्डोनाई पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और नाइट फॉक्स भी लॉग इन हो जाती है आर्डोनाई को देख के, एंड इसके भी आर्डोनाई के अटैक लगे हुए जो कि हमें दिख रहा है पूरे तरीके से नहीं लगे, सीधे टच होते हुए जा रहे हैं सारे, तो इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नाइट फॉक्स आर्डोनाई को देख के बोलती है, ये अब आर्डोनाई नहीं है, ये कुछ और ही है। फिर आर्डोनाई के पीछे 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि ए रैंक मॉन्स्टर है। शैमन मॉन्स्टर्स को देख के बोलता है, वो ए रैंक मॉन्स्टर्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो क्या वो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इधर लड़ाई हो रही है। एंड आर्डोनाई के एक झटके में उन तीनों मॉन्स्टर्स की गर्दन उखाड़ देता है और आर्डोनाई के एरोस को इवन नाइट फॉक्स भी नहीं देख पाते। फिर शैमन बोलता है, प्लीज उस वुमन को मार दो जो तुम्हारे सामने है आर्डोनाई, और आर्डोनाई वैसा ही करता है। आर्डोनाई 3 एरोस चलाता है नाइट फॉक्स पे जिससे वो बच तो जाती है, लेकिन उसके पैरों पर एक एरो टच हो जाता है। नाइट फॉक्स भी समझ जाती है कि अगर ये बैटल लंबी चली है तो हारने वाली है। फिर नाइट फॉक्स 2 एरो चलाती है आर्डोनाई पर,
आर्डोनाई एक एरो को डॉज कर लेता है एंड दूसरे एरो को आर्डोनाई अपनी एक उंगली से रोक देता है, लाइक रोक के देता है, खत्म ही कर देता है। और ये चीज देख के नाइट फॉक्स भी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन नाइट फॉक्स स्माइल करती है एंड तभी जो एरो आर्डोनाई ने ब्लॉक करा था वही एरो घूम के वापस आर्डोनाई की गर्दन में घुस जाता है। नाइट फॉक्स बोलती है पहला एरो मिस हुआ लेकिन दूसरा एकदम टारगेट पर लगा एंड जैसे ही दूसरा एरो तुम्हारा ओपोनेंट ब्लॉक करता है और तभी पहला एरो पीछे से घूम के तुम्हारे ओपोनेंट के सर में घुस जाता है। कैसी स्किल जिधर एरो मैक्सिमम रोटेशन पर आके हवा में उड़ता है और एरो अपनी पीक पर आके घूम के ओपोनेंट पर लगता है। और ये मेरी स्किल है, मैंने जब आपकी इंपीरियल नाइट की फाइट के बारे में सुना था तब मैंने ये स्किल बनाई थी एंड ये चीज देख के ना जब ये एरो घूम के लगा ये मुझे गोजो की याद आ गई, लाइक गोजो सिस्कोना की मांगा फाइट में भी यही हुआ था। और आर्डोनाई अपने गर्दन में से एरो बाहर निकाल देता है जैसे इसके लिए वो कुछ था ही नहीं एंड ये चीज देख के नाइट फॉक्स भी शॉक हो जाती है। शमन नाइट फॉक्स से बोलता है फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी स्ट्रांग वॉरियर हो, तुम कभी भी किसी कॉप से नहीं लड़ी हो सर, आर्डोनाई पहले ही मर चुका है तो वो गर्दन में एरो लगने से नहीं मरेंगे। सीन फिर आयन पर आता है जो पहाड़ी पे खड़ी है और इसके माइंड में भी टेंशन ही चल रही है कि अब क्या होगा एंड आर्डोनाई और नाइट फॉक्स की फाइट की वजह से पूरे फॉरेस्ट में भूकंप आ रहे हैं। सोच सकते हो कितने अलग लेवल पे चल रही है फाइट। आयन बोलती है मन में बस थोड़ी देर वेट करो जब तक बिकीर सब कुछ ठीक नहीं कर देता। अगर तुम सोच रहे हो बिकीर तो इसके साथ था ना, बिकीर कहाँ गया है? तो बिकीर गया नेक्रोमेंसी स्किल को रोकने और अह्यूमन को जान से मारने, जो बिकीर इसको बोल के गया चीज। दिन फिर बिकीर पर आता है जो शमन को ढूंढ रहा है और उसे शमन मिल जाता है। बिकीर बहुत तेजी में इसके पास बढ़ता है लेकिन जैसे ही बिकीर शमन के क्लोज आता है वैसे ही बिकीर पर एक लड़की अटैक कर देती है और इस अटैक से बिकीर बच जाता है। कुत्ते का बच्चा शमन बिकीर से बोलता है तू फिर आ गया, मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि कोई मेरे पीछे आएगा और इसलिए मैंने डेथ नाइट्स को पहले से समन कर रखा था। और ये बोलते ही बिकीर के पास जो डेथ नाइट्स थे सब बिकीर पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। फिर हम आर्डोनाई और नाइट फॉक्स का सीन देखते हैं जिधर आर्डोनाई का कैरो नाइट फॉक्स की कमर पर लग जाता है एंड ये अटैक लगते ही नाइट फॉक्स घुटनों पर आ जाती है और नाइट फॉक्स को घुटनों पर आता देख शमन काफी खुश होता है। शमन बोलता है जल्द ही फॉरेस्ट की गार्डियन एक्विला मारी जाएगी एंड फिर मैं फॉरेस्ट को पूरा रूल करूंगा और पहले मैं उन क्लैन मेंबर्स को मारूंगा जो मुझे नीची नजरों से देखते हैं। बट तभी बिकीर बोलता है ये तो प्रॉब्लम हो गई यार, तो उन्हें नहीं मार सकता, तेरे में इतनी बस की बात नहीं है। और बिकीर बास्ट कर 6 फैंग यूज करके उन डेथ नाइट्स को मार देता है। बिकीर को देख के शमन मन में बोलता है इम्पॉसिबल है उन डेथ नाइट्स को हराना जो हाई रैंक ग्रेजुएटर की रैंक को पहले ही सरपास कर चुके हैं, तो क्या ये बच्चा हाई रैंक ग्रेजुएटर से भी स्ट्रॉन्ग है? बिकीर शमन से बोलता है तुझे क्या लगा तू वो सब अचीव कर लेगा जो तूने ड्रीम करा था? शमन फटी फटी में बोलता है सर आर्डोनाई इसे पहले मारो। पर आर्डोनाई बिकीर पर एरो चलाने वाला ही होता है लेकिन नाइट फॉक्स आर्डोनाई को एक किक मार देती है जिससे उसका कंट्रोल थोड़ा इधर उधर हो जाता है और उस कंट्रोल की वजह से बिकीर पर अटैक नहीं लगता, वो अटैक बिकीर के ऊपर से चला जाता है। और ये चीज देख के शमन की फट जाती है कि अब उसके लग गए एंड बिकीर जल्दी से शमन को अप्रोच करता है तो पहले ये इसके हाथ काटता है और फिर इसकी गर्दन पर ही कट मार देता है। और ये जो भी हुआ है शमन समझ ही नहीं पाया कि कब बिकीर ने इसे मार दिया और अभी बिकीर ने इसका गला नहीं काटा है, अभी भी शमन जिंदा है। और शमन के हारते ही डेथ नाइट्स जो ब्लैक से लड़ रहे थे वो खत्म होने लगते हैं। फिर नाइट फॉक्स भी देखते हैं कि आर्डोनाई भी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। सीन फिर शमन पर आता है जो बिकीर को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। बिकीर शमन को देख के मन में बोलता है मैंने जितना सोचा था ये इससे काफी बेटर है, इसने सिर्फ खुद को अनडेड नहीं बनाया, इसने मैजिक को एक अलग ही लेवल पर यूज करा। और शमन बिकीर को बहुत कुछ सुनाता है मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं तुम पे कर्ज कर दूंगा, लेकिन इसके बोलने से पहले अहुन इसके सर में घुसा देता है। और इसी के साथ एक कुत्ते का बच्चा शमन मारा जाता है। अहुन बिकीर से बोलता है आई एम सॉरी बिकीर, मुझे तेरी बात सुन लेनी चाहिए थी जब तूने मुझे बोला था ह्यूमन को मारने के लिए। बिकीर बोलता है इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तूने अच्छा काम करा। अहुन एंड शमन भी डिसअपियर होने लगता है बाकियों की तरह और इसी के साथ शमन का ये भंडगरावा खत्म होता है। फिर सभी ब्लैक्स विलेज में वापस आ जाते हैं और सब ब्लैक्स देखते हैं कि इनका विलेज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर एविल ब्लैक्स के पास आके बोलती है मैडम यहाँ आई थी, मैडम के आने से पहले एक स्मोक आया था जिधर ग्रैंड पर रिचुअल परफॉर्म करते हैं और उसके बाद मैडम आई एंड उन्होंने फिर तबाही मचा दी। फिर बिकीर प्लांट्स को देख के बोलता है तो क्या ह्यूमन उन प्लांट्स को जलाया जो बग्स को अट्रैक्ट करते हैं? मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसने ऐसा कुछ प्रिपेयर करा होगा। तुम समझ पा रहे हो ना कि शमन ने करा क्या है? शमन ने ये करा है कि जो स्मोक उसने हवा में उड़ाया था वो बग्स को अट्रैक्ट करता है और मैडम 8 लाख से एक स्पाइडर है, एक बग, तो वो भी यहाँ पे आ गई और उसने तबाही मचा दी यहाँ की कि यहाँ से कुछ मिला ही नहीं क्योंकि। और दूसरी तरफ नाइट फॉक्स भी गुस्से में फट रही है शमन के इस प्लान की वजह से। नाइट फॉक्स बोलती है हम अपना घर और खाना वापस से बना लेंगे, तो जो वॉरियर्स अभी इंजर्ड नहीं है सभी सर्वाइवर्स को बचाओ और जल्दी से बचाओ। फिर आयन भी देखती है कि बकीरा के पैर में भी चोट लगी हुई है। आयन बकीरा से बोलती है आई एम सॉरी बकीरा तुझे अकेला छोड़ने के लिए एंड बकीर आयन और बकीरा को ये देख रहा है पीछे से छुप के। फिर हम रात का सीन देखते हैं जिधर बकीर
ही ट्राइबेट से मिलने आ जाता है। नाइट फॉक्स विकीर से बोलती है क्या हुआ विकीर? विकीर बोलता है प्लीज मैडम 8 के बारे में मुझे बताओ। नाइट फॉक्स बोलती है तू चाहता है मैं तुझे मैडम के बारे में बताऊं? फिर विकीर एक स्क्रोल निकालता है। विकीर बोलता है ये रिकॉर्ड मैडम का है और ये रिकॉर्ड मुझे रोकोको ट्राइब में मिला था पहले। इस स्क्रोल में मैडम 8 के पॉइजन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और मैडम की दूसरे मॉन्स्टर से फाइट के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है एंड इवन इसमें मैडम के हाइड आउट के बारे में भी लिखा हुआ है। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद मेरा एक ही सवाल है, मैं रीजन नहीं ढूंढ पाया आखिर क्यों सभी ट्राइब्स मैडम से डरते हैं और तुम सारे ट्राइब्स कभी एक साथ आके उससे क्यों नहीं लड़े? जैसे रोकोको ट्राइब पर एक रिकॉर्ड है और वैसे ही ब्लैक्स पर भी मैडम के रिकॉर्ड्स होंगे जो काफी टाइम से पास डाउन हो रहे होंगे। नाइट फॉक्स बोलती है एक रिकॉर्ड है जब आडोनाई और मैडम की फाइट हुई थी, उस बैटल में सर आडोनाई मैडम का एक पैर डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड लोग कहते हैं वो एक पैर डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हो गए थे। लेकिन तभी मेन प्रॉब्लम शुरू हुई क्योंकि उसके बाद मैडम के लेग्स वापस से ग्रो करते हैं एंड वो 1 से 2 हो जाते हैं। जितना हम मैडम के लेग्स को डिस्ट्रॉय करेंगे उतने ही मैडम के लेग्स के नंबर बढ़ेंगे एंड सिर्फ लेग्स ही हैं जिसपे हम डैमेज दे सकते हैं एंड मैडम की बॉडी सर आडोनाई के एरो से भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। और ये रिकॉर्ड लिखा था उन्होंने जो मैडम की फाइट के बीच में पॉइजन हो गए थे एंड मैं समझ सकती हूँ कि मैडम कितनी स्ट्रांग है। सिर्फ इसी इंजरी से जो मैडम की रिमेनिंग से बनी थी उससे मेरी हालत खराब हो गई है। इफ अगर तुम मैडम पर अटैक करने की सोच रहा है तो मत करियो, मैं और अपनी फैमिली को नहीं खो सकते। विकीर मन में बोलता है भाई नाइट फॉक्स और आडोनाई के आगे मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम है बट मैडम मॉन्स्टर है तो चीजें अलग हैं। भले ही मैडम एक रेयर मॉन्स्टर है पर मैंने भी मैडम जितने स्ट्रॉन्ग डिमोनिक मॉन्स्टर्स देखे हैं। मेरे पास अभी एक्सपीरियंस है उन डिमोनिक क्रिएचर से लड़ने का। फर्क नहीं पड़ता कि मैडम कितनी स्ट्रॉन्ग है, स्टिल वो एक मॉन्स्टर ही है। मॉन्स्टर्स के पास हैबिट्स और वीकनेस होती ही है एंड विकीर बाहर जाने लगता है। विकीर मन में बोलता है इफ मैं पता लगा लूं कि उसकी वीकनेस क्या है तो मैं मैडम को जान से मार सकता हूँ। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जिधर मैडम 8 अपने हाइड आउट से बाहर आ जाती है और ये कहीं तो जा रही है, मे भी शिकार करने ही जा रही है। विकीर भी इसको पीछे से देख रहा है। विकीर यहाँ मैडम 8 के हाइड आउट को एनालाइज करने आया है जिसकी इससे मैडम को हराने में हेल्प हो जाए। विकीर मन में बोलता है जिस तरीके से जा रही है तो इसको वापस आने में एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तो लगेंगे। फिर विकीर बहुत तेजी में मैडम 8 के हाइड आउट के ऊपर आ जाता है। विकीर हाइड आउट देख के मन में बोलता है बाहर से देखने में माउंटेन जैसा लगता है लेकिन ये अंदर से पूरा खाली है। फिर विकीर एक जाला काट के अपने बैग में रख लेता है और विकीर हाइड आउट के अंदर एकदम डीप चला जाता है। विकीर मन में बोलता है यहाँ की एंट्रेंस बेरली एनफ है मैडम की, लेकिन जितने अंदर मैं जा रहा हूँ ये उतनी ही वाइड होती जा रही है तो ये जगह मैडम के साइज के हिसाब से एकदम सही है। एंड विकीर देखता है कि मैडम ने यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस मॉन्स्टर्स को जालों से चिपका के रखा हुआ है और वो मर चुके हैं अब तक। विकीर मन में बोलता है ह्यूमन और मॉन्स्टर्स दोनों यहाँ पर है। बॉडीज को देख के लग रहा है कि इन्हें मैडम ने छुआ तक नहीं है और ये डिकम्पोज भी नहीं हुई है। तो क्या मैडम मैंने यहाँ सिर्फ सबक सिखाने के लिए लाई है या मजे करने के लिए लाई है? फिर विकीर की नजर जाती है मैडम के एक्स पर और विकीर सारे एक्स में से एक एक्स ले लेता है और 3-4 एक्स तो नीचे भी गिरा देता है। विकीर बोलता है तो मैडम की वजह से इतने स्पाइडर मॉन्स्टर मौजूद थे उस टाइम जब दुनिया खत्म हो रही थी, तो इन अंडों को एनालाइज करना काफी वर्थ इट रहेगा। तो ये दुनिया खत्म वाली क्या बात है, मे बी ये पिछले लाइफ की अपनी वॉर की बात कर रहा है। लेकिन तभी विकीर के ऊपर मैडम 8 आ जाती है और ये ऊपर से अंदर देख के चली जाती है। ये विकीर को नहीं देख पाते क्योंकि विकीर एक जाले के नीचे छुप जाता है और विकीर थोड़ा घबरा जाता है। विकीर मन में बोलता है क्या इसने अपने इंस्टिंक्ट से मुझे सेंस कर लिया? इफ अगर मेरे पास मुशिशु की स्किल ना होती जो साउंड को एलिमिनेट करती है तो मैं शायद मारा जाता, ये वो मुझे जान से मार देती है, चीजें खराब हो जाती और मुझे यहाँ से जल्दी से काम खत्म करके वापस जाना होगा। फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिधर विकीर अपने टेंट में बाहर ही नहीं आ रहा है कुछ दिनों से और ना ही किसी से मिल रहा है, इवन आईएन से भी नहीं, जो कि सबको दिक्कत तो हो रही है कि ऐसा क्या हो गया विकीर के साथ अचानक से वो बाहर ही नहीं आ रहा। मतलब दिक्कत भी नहीं, सबको टेंशन ही हो रही एक तरीके से। आईएन विकीर के टेंट के बाहर खड़े होकर बोलती है मैंने मदर से सुना कि तू उनसे मैडम के बारे में पूछ रहा था। मैडम एक ऐसी मॉन्स्टर है जिसे कोई वॉरियर नहीं हरा सकता, तो तू उससे लड़ने की कोशिश नहीं करने वाला ना। इवन बकीरा का भी पैर कट गया तो मुझे नहीं लगता वो पहले की तरह भाग सकता है। अगर तुझे भी कुछ हो गया तो शायद। पर तभी विकीर बोलता है अंदर से आयन मुझे कुछ कहना है तो अंदर आ जाओ। और आयन अंदर आके देखती है विकीर ने बहुत सारे कागज एक वॉल पर चिपका रखे हैं। आयन विकीर से बोलती है ये सब क्या है? विकीर बोलता है ये सारे मैडम के रिकॉर्ड्स है जो मैंने फॉरेस्ट के हर ट्राइब में से इकट्ठा करे हैं और मैं अभी मैडम की जाल और उसकी स्किन पर रिसर्च कर रहा हूँ और उसके दिए हुए एग पर भी। आयन विकीर से बोलती है अभी मत बोलियो कि तू मैडम की केव में गया था, तो सच में तो उससे लड़ने वाला है, अगर तो उससे फाइट करने वाला है तो मैं भी तेरी उस फाइट में हेल्प करूंगी। विकीर आयन से बोलता है तुम्हारी हालत अब भी खराब है उस सार्डोनाई के अटैक की वजह से, तो तुम बस बर्डन ही बनोगे। एंड आयन
मैं फॉरेस्ट को जल्द ही छोड़ के जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास अभी काम है जो मुझे करना ही है, तो मुझे बास्करविल वापस जाना होगा। आयन बोलती है मुझे पहले से पता था, बिकिर बोलता है लेकिन सारे काम खत्म करने के बाद मैं यहाँ वापस आने की सोच रहा हूँ और इसलिए मैं उस जगह को प्रोटेक्ट करने का प्लान कर रहा हूँ जहाँ मैं वापस आना चाहता हूँ। एंड मैडम को हंट करने की मेरी पूरी प्लानिंग खत्म हो चुकी है और जो बकीरा के साथ हुआ है वो मैं अपने साथ नहीं होने देने वाला। आयन बिकिर से बोलती है उस टाइम तूने हमारी हेल्प की जब फॉरेस्ट में पॉइजन फैल गया था और इवन तब जब अह्यूमन वाला इंसिडेंट भी हुआ था। एंड तू हमेशा से वो प्रॉब्लम फेस करता है जो सॉल्व नहीं हो सकती एंड तू हमेशा उन प्रॉब्लम्स का पॉजिटिव रिजल्ट भी लाता है। और विकी तुझे पता है जो तू बोलता है उसकी वजह से मेरे अंदर उम्मीदें जागती हैं, तो इस बार भी मैं तुझसे एक अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करूँ क्या? बिकिर बोलता है ऑफ कोर्स। फिल्म 2-3 दिन बाद का सीन देखते हैं जिधर बिकिर बारिश में सैलमेंडर से लड़ रहा है और बिकिर सैलमेंडर की स्लैश मारता है जिससे इसका हाथ कट जाता है, लेकिन सैलमेंडर रीजनरेट कर लेता है। फिर बिकिर मन में बोलता है ये सच है, अगर इसका सर अभी इसकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है तो ये रीजनरेट करता ही रहेगा। एंड लास्ट चीज जो मुझे करनी है वो है मैडम का हंट, तो सैलमेंडर बेटा वो एबिलिटी मुझे दे दे। और बिकीर सैलमेंडर को मार के इसकी रीजनरेशन एबिलिटी ले लेता है। फिलहाल में जैसे के साथ ये चैप्टर एंड होता है। कमेंट से बताना ये पार्ट कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।